साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका जीएस विद अमित सर प्लेटफॉर्म में। और आज हम लोग मध्य प्रदेश के ज्योग्राफी के अंतर्गत उसके विभाजन को जैसा कि समझ चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे मालवा के पठार के विषय में, जो कि मध्य प्रदेश का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा क्षेत्र भी है। तो इस पठार के बारे में आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इस पठार का विस्तार कितने क्षेत्र पर है, कितने जो जिले का कौन कौन से जिलों के क्षेत्र आते हैं, इस क्षेत्र किस प्रकार का रिच है, यहाँ महादेव जो महाकालेश्वर का मंदिर है वो उसकी क्या विशेषता है। तो इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट ऑफ व्यू से आज इस पूरे डायमेंशंस को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे मालवा के पठार के विषय में। तो ये मालवा का पठार जो है, किसके बारे में? मालवा का पठार, यानी कि बात कर रहे हैं हम लोग मालवा प्लेट्यू की। ओके, इतनी बात आप समझें मालवा के पठार के विषय में। तो जो मालवा का पठार है, तो इसका अगर विस्तार देखें तो जैसा कि हम लोग पिछले मैप में देखा था कि हमारा जो पिछला मैप रहा, तो अगर इसे यहाँ से आप समझने की कोशिश करें मालवा के पठार को, जिसका अगर हम पहले डायरेक्शन देख लें कि किन किन क्षेत्रों में इसका विस्तार है, तो अगर इनके आप विस्तार को देखें तो ये जो क्षेत्र है, यहाँ से ये क्षेत्र कौन सा है? रीवा पन्ना का पठार का है। तो रीवा पन्ना के पठार के क्षेत्र से अगर आप देखें तो ये वेस्ट डायरेक्शन में, तो किधर है? रीवा पन्ना से अगर हम देखें, रीवा पन्ना से, तो उसके किधर है? वेस्ट में है। ठीक, बुंदेलखंड वाला जो पठार है, इस वाले क्षेत्र को अगर आप देखें बुंदेलखंड, तो इसके किधर है? दक्षिण पश्चिम में है ये वाले क्षेत्र में। तो बुंदेलखंड की बात करें हम कि बुंदेलखंड वाले पठार से किधर है? साउथ वेस्ट में है। ठीक, दक्षिण पश्चिम में है। वहीं अगर हम देखें कि जो हमारा सेंट्रल इंडिया है, मध्य भारत का जो पठार है, उस मध्य भारत के क्षेत्र से अगर आप भारत को डिकोड करना चाहें कि ये किधर है, तो उसके दक्षिण में है। तो सेंट्रल इंडिया की किधर है? सेंट्रल इंडिया के ये साउथ में है। किधर है? साउथ में है। तो ये बात आपको समझ आई कि अच्छा इसके साउथ में है, उसके वेस्ट में है ना। तो ये अलग अलग हम लोगों ने डायरेक्शन को समझ लिया। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट यही हो रहा था कि हमें समझना था कि यह किस किस डायरेक्शन में किधर स्थित है। तो ठीक, आपने इतनी बात को समझा। अब इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना था? 28 क्षेत्रफल है। 28% पूरे क्षेत्र का जो है उसका 28%। जैसे कि इसमें पूरे हमने परसेंटेज पहले डिकोड किए हुए थे पिछली क्लास में, आप उसे और बेहतर ढंग से आके समझ सकते हैं। तो वहाँ जो ये डिकोड किया गया था, इनमें से सबसे बड़ा क्षेत्र हमारा कौन सा है? मालवा के पठार का है। अब इस मालवा के पठार की एक पहले हम लोग विशेषता समझें कि यह जो पठार है, तो यह एक मैग्मा से बना पठार है। तो कैसे? दरारी मैग्मा से है। तो ये कैसा पठार है? दरारी मैग्मा। क्या है? दरारी मैग्मा, यानी कि ये जो मैग्मा से बना हुआ पठार है, तो जो उद्भेदन हुआ था, इसी को दरारी उद्भेदन मैग्मा जो था, तो उससे। अब ये कैसे बना था? जब इंडिया टूटा था, किससे? गोंडवाना लैंड से। तो गोंडवाना लैंड से टूटने के बाद ये नॉर्थ की तरफ जब मूव करता है, जो हम लोग इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि भारत जो है, तो ये इंडियन प्लेट कैसे मूवमेंट कर रही थी। तो यह प्लेट रीयूनियन हॉटस्पॉट के क्षेत्र से गुजरी थी। अब जब उस रीयूनियन हॉटस्पॉट से के क्षेत्र से गुजर रही थी, तो वहाँ ज्वालामुखी उद्गार हो रहे थे। उस ज्वालामुखी उद्गार के कारण उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो हमारा ये इंडिया कुछ पहले ऐसा था, कुछ हमारा जो भारत के देखें तो कुछ भारत का मैप ऐसा था। बाद में फिर इधर जो है, तो यहाँ प्लेन बनते हैं, इधर माउंटेन बनता है। तो यहाँ से क्षेत्र में ये जब गुजर रहा था, तो इन क्षेत्र में ऐसे दरारी उद्गार से ये मालवा जो है तो जमता चला गया। ये
तो ये जो जम रहा था मैग्मा, इसी मैग्मे से एक विशेष प्रकार का मैदान बना, ये सॉरी जो पठार बना, इसी को बोलते हैं दक्कन। क्या बोलते हैं? दक्कन का पठार। तो ये इस दक्कन के पठार में एक क्षेत्र दक्कन ट्रैप बोलते हैं इसे। क्या है? दक्कन ट्रैप। तो अब ये एक बात समझिए कि ये जो पूरा क्षेत्र हुआ, ये मैग्मा क्षेत्र, तो ये बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तारित हुआ। तो उसी का जो क्षेत्र है, तो इसी मैग्मा के क्षेत्र हमारे मालवा में भी पाया जाता है। अब इस मैग्मा के पाने की वजह से यहाँ एक विशेष प्रकार की चट्टान बनी, और वह जो चट्टान है, उस चट्टान को बोलते हैं बेसाल्ट। क्या बोलते हैं? बेसाल्ट। अब ये बेसाल्ट चट्टान बनी। अब इस बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय अपरदन के कारण एक विशेष प्रकार की मृदा का निर्माण हुआ, जिसे बोलते हैं काली मिट्टी। क्या बोलते हैं? काली मिट्टी। और यह जो काली मिट्टी है, जो ब्लैक सॉइल है, यह ब्लैक सॉइल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो ब्लैक सॉइल है, यह ब्लैक सॉइल एग्रीकल्चर के पर्पज़ में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके कई अन्य नाम हैं, आप लोगों ने सुना होगा, रेगुर मृदा, कपासी मृदा, चेरनोज़म मृदा, उष्णकटिबंधीय मृदा। तो इस तरह इसके अनेक नाम हैं। इसकी फिर फीचर्स भी हम लोग मृदा में पढ़ते हैं कि ये मृदा जो है तो चीका युक्त है, कैसे इसे जो है तो स्वतः ज्योत की मृदा कैसे कहते हैं, सेल्फ प्लगिंग। तो ये हम लोग स्पेशली सॉइल के टॉपिक में इसे समझते हैं। तो यहाँ हमें स्पेशली मृदा हम लोग नहीं पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है आज हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं मैग्मा को, है ना। तो हमारा जो मालवा क्षेत्र है, तो आपने समझा कि ये कैसा बना हुआ है? बेसाल्टिक रॉक से। तो एक यहाँ जो सॉइल पाई जाएगी ब्लैक, और यह एग्रीकल्चर के तौर पर अच्छा होगा। यहाँ क्या है? एग्रीकल्चर भी अच्छा होगा। अब एग्रीकल्चर जब अच्छा होगा, तो यह एक क्षेत्र रिच संपन्न क्षेत्र भी है। कैसा है? रिच क्षेत्र भी है। आपने क्षेत्रफल देख ही लिया। अब इसका अगर हम देखें कि यह विस्तारित कितने क्षेत्र में है, आपने ये तो देखा। अब यहाँ जो क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र हैं, रतलाम है, इंदौर है, झाबुआ है ना। तो इस तरह के जो आपको यहाँ के जिले देखने को मिलेंगे, तो ये पूरे जिले यहाँ पाए जाते हैं। तो आपने ये भी समझा कि किन किन जिलों में है। अब इसकी अगर बात करें हम कि यहाँ की जलवायु कैसी है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर, कि अगर इसके आप जलवायु की बात करें, इसका क्लाइमेट कैसा है, तो यहाँ की जो क्लाइमेट है, सम क्लाइमेट। कैसा है? सम जलवायु बोलते हैं। सम जलवायु। सम जलवायु का मतलब क्या हुआ कि यहाँ ठंडी और गर्मी जो है तो ज़्यादा नहीं पड़ती। यानी कि अगर हम बात करें ठंडी की और गर्मी की, यानी कि शरद और शीतोष्ण जो कहते हैं हम लोग कि शरद पड़ रही है शीत टाइम में, तो जो शीत ऋतुएं हैं और ग्रीष्म ऋतुएं हैं, इनमें ना तो अधिक ठंडी होती है और ना ही अधिक गर्मी पड़ती है। ठीक, तो क्या है? ना अधिक ठंडी और ना अधिक गर्मी। तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? सम जलवायु। तो आपने समझा कि अच्छा ये सम जलवायु किस वजह से बोला गया इसे। अब इसके जैसे हमने क्षेत्र बताए थे कि भोपाल वाले क्षेत्र तक पाया जाता है। भोपाल, सीहोर है, उधर शाजापुर है, विदिशा, रायपुर, इन सारी चीज़ों को हमने मालवा, अगर मालवा, उज्जैन, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिकोड किया। तो ये पूरे क्षेत्र में था। तो यहाँ की जो जलवायु होगी कैसी होगी? ना तो यहाँ अधिक ठंडी होगी और ना ही यहाँ अधिक गर्मी होगी। अच्छा, इतनी बातें आपको समझ आई। इसी वजह से इस जलवायु को एक यात्री था फाहियान। कौन सा था? फाहियान। याद रखें, फाहियान। ये जो यात्री था फाहियान, इसने इस जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया। क्या बोला है? सर्वश्रेष्ठ जलवायु। किस वजह से? क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है बहुत प्यारी जलवायु थी, इसलिए इसने इसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु नाम दिया। अब इस वाले जो पूरा क्षेत्र है,
इसकी अगर हम तुलना करें वर्षा का देखें तो वर्षा ज़्यादा नहीं होती, 75 से 125 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। तो बात करें जैसे हमने कहा कि रैन की, तो रैन कितनी है 75 से लेके 125 cm तक होती है। अच्छा, इतनी यहाँ ये वर्षा होती है। गर्मी और ठंडी कितनी है, सम है। तो अगर हम इनको थोड़ा तापमान में अगर डिकोड करें इनका अगर हम इन्हें तापमान के तौर पर देखें तो तापमान आखिर कितना होता, तो ठंडी अधिक गर्मी मतलब 18 से लगभग 20, 18 से 20 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं है ना। बहुत जगह तो 0 डिग्री, अगर हम लोग जम्मू कश्मीर की तरफ चले जाएं तो वहाँ तो 0 डिग्री, सियाचिन तो माइनस में चलता है। ठीक, तो क्या है यहाँ बहुत ठंडी नहीं है। गर्मी की बात करें हम लोग कि गर्मी कितने डिग्री सेल्सियस जाता है, तो गर्मी में वही 35 से 40 के मध्य रहता है। तो कितना 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य। तो ठंड गर्मी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और क्षेत्र में जाए तो और ज़्यादा डिग्री सेल्सियस बढ़ते हैं। जैसे उत्तर वाले क्षेत्र में जाएं तो वहीं एक विशेष लू चलती है। इस तरह की लू का प्रकोप जो है तो मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा। तो इसका क्या मतलब निकला, इसलिए इसे माना गया बहुत अच्छी जलवायु। अब यहाँ जैसे कि हमने एग्रीकल्चर की बात कर ही ली थी कि कौन कौन सी, अब आप जान ही सकते हैं, जैसे गेहूँ है, कपास है, मूंगफली है, इस तरह की एग्रीकल्चर वहाँ हो रही थी रिच संपन्न। अब बात कर रहे थे हम लोग नए कि यहाँ नदियाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ नदियाँ कौन कौन सी पाई जा रही हैं। तो जैसे आप लोगों ने एक नदी देखा होगा जो बहुत ही ज़्यादा संपन्न नदी है, और ये जो हमने डिकोड किया, ये अब आप समझ चुके होंगे कि ये कौन सी नदी है। इसी नदी को हम लोग बोलते हैं कौन सी नदी, चंबल नदी। इसे आप इस रंग से लिख लें अगर, ये नदी। ठीक, तो ये कौन सी नदी है, चंबल नदी। इसका नाम लिख लें आप, यही लिख देते हैं हम, चंबल नदी। ठीक, तो आपने देखा कि चंबल रिवर, इसकी साथ साथ और भी कई नदियां हैं, जैसे पार्वती है, बेतवा है, काली सिंध है, क्षिप्रा है। अब ये जो क्षिप्रा नदी का हमने नाम लिया, इस क्षिप्रा की बड़ी विशेषता आपको एक जाननी है। ये जो क्षिप्रा नदी है इस वाले क्षेत्र में ऐसे है, यहाँ उज्जैन क्षेत्र है। क्या है, उज्जैन। अब उज्जैन के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ महाकालेश्वर का टेम्पल है। क्या है, महाकालेश्वर टेम्पल। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ एक मेला लगता है, कुंभ मेला लगता है। अब ये कुंभ मेला जो है तो भारत में 4 जगह लगता है। एक हरिद्वार में लगता है, कहाँ, हरिद्वार में, हरिद्वार। दूसरा आपका ये हम लोगों ने उज्जैन देख ही लिया। नेक्स्ट है प्रयागराज, और थर्ड है नासिक। अच्छा, अब एक चीज़ और, इनके रिवर देखो अगर आप, तो यहाँ आपने देखा कि क्षिप्रा नदी कौन सी है, क्षिप्रा, ये क्षिप्रा नदी है। ये दोनों जो है तो गंगा रिवर में है, ठीक। इसे अगर और स्पेशली जानोगे आप तो गंगा, यमुना संगम पर है ये, जहाँ ये दोनों नदियाँ मिलती हैं। ये जो नदी है ये गोदावरी में है, गोदावरी रिवर में। तो इतना आपको ये भी पता चला कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ क्या लगता है, मेला। महाकालेश्वर मंदिर है, ठीक, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। वहाँ जो है तो महाकालेश्वर के नाम से महाकालेश्वर लोक भी बनाया गया है। बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने वहाँ खर्चे भी किए हुए हैं। तो इस तरह ये क्षेत्र क्या है, एक प्रकार से तीर्थ स्थल के लिए भी बहुत माना जाना क्षेत्र है। अब इसमें एक बड़ी चीज़ें आपको पता चली कि कितनी नदियाँ हुई। तो नदियों को आप अगर लिखना चाहें तो जैसा कि हमने कहा, चंबल है ना, क्षिप्रा,
चंपावती और सिंध, तो इस तरह आप नाम लिख सकते हैं। तो ये हमने समझा कि यहाँ कौन कौन सी रिवर्स भी पाई जाती हैं। हमने रिवर्स की भी बारे में बात कर ली, मिट्टी हमने बात कर ली थी, फसल हमने बात कर ली। अब वनस्पतियाँ यहाँ कैसी होंगी भाई? जब न तो ज़्यादा ठंडी है ना ही ज़्यादा गर्मी है, तो एक प्रकार से कहें मानसून यहाँ का कैसे उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र है ये। तो कैसा है? ट्रॉपिकल मानसून है ये। अब जब ट्रॉपिकल मानसून है तो यहाँ बहुत ज़्यादा जो है तो अच्छी वनस्पतियाँ कैसी होंगी? तो इस क्षेत्र में जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उनमें से जैसे सागौन है, कौन है? सागौन, टीर, साल। ठीक, तो आप समझ रहे हैं कि कैसे कैसे वनस्पतियाँ पाई जाएंगी, ठीक है ना? तेंदू, ठीक, तो यहाँ एक इंडस्ट्री भी हो जाएगी इसकी, तेंदू पत्ते की। तेंदू पत्ता का कार्य भी चालू हो जाएगा इस क्षेत्र में। तो आपने ये भी समझा कि अच्छा ये भी कार्य होंगे यहाँ। तो हमें इन चीज़ों के बारे में इसकी इतनी तो बातें पता चली कि अच्छा ये हमने इम्पॉर्टेंट इसके समझे। और भी इसके अंदर हम क्या जान सकते हैं भैया? और भी अगर बात करें तो दो को हमने जैसे कहा। अब इस क्षेत्र में एक ज़िला है इंदौर, जो कि अभी हम लोगों ने समझा था। तो ये जो इंदौर है, तो इंडस्ट्री के बात कर जैसे हम लोग करते हैं, तो इसमें है इंदौर। अब इंदौर में कपड़े का बहुत ज़्यादा अच्छा व्यापार होता है, और इसमें जब कपड़े का व्यापार हो रहा है तो जो कपड़ा है वो सूती कपड़ा है। कौन सा है? कॉटन का, ठीक है, कॉटन का कपड़ा है। इसके उत्पादन की वजह से इसे मैनचेस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर। तो अब याद रखना है आपको कि मैनचेस्टर जो कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये चीज़ आप याद रखें कि भारत का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है? इंदौर को। ओके, इतनी बात आपको। तो ये किसका हुआ? मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर। तो मैनचेस्टर आप लिख ही लें, मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर। चलिए, ये बात भी आपने समझा। अब ये आर्थिक राजधानी भी है। क्या है? इसे हम मध्य प्रदेश का आर्थिक राजधानी भी बोलते हैं। कैपिटल जो है तो इकोनॉमिक कैपिटल है ना? कैसी है? इकोनॉमिक कैपिटल। तो इसकी वजह से इसे हम बॉम्बे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉम्बे भी बोलते हैं। तो अब आपको समझ आया कि मिनी बॉम्बे कौन सा है? तो ये कैसा है? बॉम्बे, तो मिनी बॉम्बे हो गया ये। तो बॉम्बे आप समझते हैं किसे कहते हैं? तो इसी के तरह ये मिनी बॉम्बे हो गया। तो अब आपने समझा, इतनी चीज़ें तो आपको मिली। अब उज्जैन में एक चीज़ और है, एक रेशम का कारखाना है जिसमें कृत्रिम रेशा बनाया जाता है, और उज्जैन की नागदा में है। कहाँ है? तो उज्जैन का नागदा क्षेत्र है। उस नागदा क्षेत्र में कृत्रिम रेशा बनाया जाता है। कैसा? आर्टिफिशियल रेशा बनाया जाता है। ठीक, अच्छा, ये बात भी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो है कि नोट प्रेस कहाँ स्थित है। क्या है? नोट प्रेस। तो याद रखिए आप, नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो यह देवास में है। ये प्रश्न जो है तो कई बार पूछा जा चुका है, इसे आप टिक कर लें। नोट प्रेस यहाँ। अच्छा, नेक्स्ट आगे बढ़े तो एक क्षेत्र है पीथमपुर, जो कि पूछ लिया जाता है कि ये किस जिले में है। कौन सा? पीथमपुर। तो ये आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि पीथमपुर किस जिले के अंतर्गत आता है। तो यह है धार के अंतर्गत। ये बात याद रखेंगे आप। किस में है? एक तो पहले मालवा क्षेत्र में है। मालवा क्षेत्र में भी ये किस जिले पे है?
ये आपको याद रखना है। तो वह जिला है कौन सा? धार जिला। अब इसकी वजह से इस पीथमपुर में जो कार्य होता है वो होता है ऑटोमोबाइल का। इस ऑटोमोबाइल के कार्य की वजह से इस क्षेत्र को डेट्रायट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेट्रायट। तो ये बातें याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश में डेट्रायट किसे बोला जाता है? डेट्रायट। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि ये डेट्रायट किस देश का शहर है। ठीक, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इतनी चीज़ें आपने समझी। चलिए, हमने इतनी मोटी मोटी चीज़ें इसके बारे में समझा, तो थोड़ा पर्यटक भी देख लें कि आखिर इसमें पर्यटक भी हैं कि नहीं। तो हम बात करें अगर पर्यटन की, पर्यटन, टूरिज्म, तो ये जो पर्यटन है, तो धार की अभी हम लोगों ने बात भी करी कि पीथमपुर धार में है। तो यही एक क्षेत्र है, गुफाएं हैं, केव हैं, वो बाघ की गुफाएं, तो केव ऑफ बाघ। तो बाघ की गुफाएं क्या है? बाघ की गुफाएं। स्तूप, किसका स्तूप? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप। भोपाल, भोपाल क्या है? भोज की नगरी है। तो यहाँ एक मंदिर है जो भोजपुर का शिव मंदिर कहलाता है। क्या कहलाता है? भोजपुर का शिव मंदिर। तो आप लिख लें भोजपुर का शिव मंदिर, शिव मंदिर। अच्छा, ये भी आप समझिए, ये भोपाल में है। ठीक, भोपाल में जो है तो लेक भी हैं। लेक की से शहर ही बोला जाता है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ लेक बहुत ज़्यादा है, तो भोपाल है। तो इस तरह अलग अलग चीज़ें हैं। महाकालेश्वर की हमने बात ही कर ली थी। उदयगिरी की बात करें तो उदयगिरी विदिशा में है। भर्तहरि उज्जैन में है। भीमबेटका भी आप लिख लें कि भीमबेटका भी रायसेन में है। तो हम यहाँ लिख देते हैं भीमबेटका। तो ये, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, लेकिन क्लास कैसी लगती है ये कमेंट में आप ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।